जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इतिहास की क्लास में। और हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में आगे चर्चा। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सिंधु सभ्यता का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के अंदर लिपियों की। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जाना जाता है। भाव चित्रात्मक लिपि या इसको गो मूत्राक्षर लिपि के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस लिपि को अभी तक हम लोगों ने पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है। और सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का जो प्रयास किया था सन 1750 के अंदर एक इतिहासकार है जिनका नाम है वेडन। और इस वेडन महोदय ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन उनको इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो ये लिपि थी, ये लिपि के प्रमाण हम लोगों को कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा से हम लोगों को एक 17 अक्षरों का एक सूचना बोर्ड मिला था। और इस सूचना बोर्ड से हम लोग पता लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे और इनकी अपनी खुद की एक लिपि थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख हमको यहीं से प्राप्त हुआ था। और दूसरी बात हम लोग कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक लिखित मुहरें जो है वो हम लोगों को मिली है हड़प्पा से। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की जो ये लिपि है गो मूत्राक्षर या भाव चित्रात्मक लिपि है, तो इसके अंदर मूल जो चिन्हों की संख्या है इस लिपि में, वो चिन्हों की संख्या है 64। सिंधु सभ्यता में जो लिपि है, इस भाव चित्रात्मक लिपि, इसके अंदर मूल वर्णों की संख्या है 64। और इन्हीं मूल वर्णों के 64 चिन्हों को 200 से 400 वर्णों के अंदर बदला गया है, या इस 64 वर्णों से 200 से 400 वर्ण जो है बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो माप या बाट तोल था, माप या बाट जो था वो 16 के गुणज में था। 16 के गुणज में मतलब जिस प्रकार आज 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, इस प्रकार बाट होते हैं डबल दुगने। उस समय भी इस प्रकार के छोटे छोटे बाट होते थे, जैसे 4, 8, 16, 32, 64, 120, इस प्रकार से इनके बाट होते थे, जिनको हम 16 के गुणज में मानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो बाट या माप होता था वो किस गुणज में था? 16 के गुणज में। आगे बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर हम लोगों को जो ये बाट और माप के जो प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल से हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो हमको स्केल प्राप्त हुई है वो भी एक सीप की स्केल जो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है, और हाथीदांत की जो स्केल मिली है वो हमको मिली है लोथल से। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लिपि से परिचित थे, और इनके लिपि को भाव चित्रात्मक या गो मूत्राक्षर लिपि के नाम से जाना जाता है, जिसको पढ़ने में अभी तक हम लोगों को कोई सफलता नहीं मिली है। जैसे ही हम लोग इस लिपि को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब हम इस सभ्यता की और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के मोहरों के बारे में, कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार से मोहरें होती थी और वो किन से बनाई जाती थी। तो सिंधु सभ्यता के अंदर जो मोहरें होती थी वो मोहरें आपके सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता की मोहरें जो होती है वो सेल
खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, जिसमें चूना और गोंद मिला करके इसको चिपचिपा पदार्थ बना करके इसकी मोहरें बनाई जाती थी। और ये मोहरें जो थी मुख्य रूप से 3 प्रकार की थी, गोलाकार, बेलनाकार और वर्गाकार। सबसे ज्यादा मोहरें सिंधु सभ्यता जो हमें मिली है वो मोहरें मिली है वर्गाकार मोहरें, वर्ग आकृति की मोहरें। और बेलनाकार जो मोहर हमको प्राप्त हुई, ऐसी मोहर जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में बनाई जाती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता में इस प्रकार की मोहर बनाई जाती थी, जो मोहर हम लोगों को कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। इसका साक्ष्य हम लोगों को कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर मिली है, जो मेसोपोटामिया में इसका प्रचलन में थी। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो हम लोगों को सर्वाधिक मोहरें मिली है, वो सर्वाधिक मोहरें तो मिली है मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और सर्वाधिक लिखित मोहरें हम लोगों को मिली है हड़प्पा से। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में सिक्कों का, मोहरों का प्रचलन था, लेकिन आयात निर्यात में इनका इस्तेमाल बहुत कम होता था या ना के बराबर होता था, क्योंकि इस समय जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की मूर्तियों की या टेराकोटा की मृण मूर्तियों की। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अधिकांशतः मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण करते थे, जिनको हम लोग टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा क्या कहा जाता है? टेराकोटा। सिंधु सभ्यता में हम लोगों को जो मिट्टी की मूर्तियां मिली है, मृण मूर्तियां मिली है, वो सबसे अधिक मूर्तियां हम लोगों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है। तो हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है। ये मूर्ति इस प्रकार की है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, और स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, इसको उर्वरा की देवी कहा जाता है। और दूसरी बात है कि सिंधु सभ्यता में हम लोगों को मोहनजोदड़ो से भी काफ़ी मूर्तियां मिली है। और मोहनजोदड़ो और लोथल, जहाँ से हमें लोगों को घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है। साथ ही बनावली जो स्थल हरियाणा में है, वहाँ से हम लोगों को मिट्टी का हल मिला है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में मृण मूर्तियों का काफ़ी प्रचलन था। मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाती थी, और इनमें सबसे ज़्यादा मूर्ति जो बनाई जाती थी वो थी आपके स्त्रियों की मूर्तियाँ, और स्त्रियों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इस कारण से सिंधु सभ्यता का जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक परिवार था। इसी समकालीन एक सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के अंदर। हमने देखा कि सिंधु सभ्यता में खूब सारी मोहरें मिली है, और इन मोहरों पर जो है सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी बेल का चित्र है। एक श्रृंगी बेल का सबसे ज़्यादा चित्र है मिट्टी की मोहरों पर, और साथ ही हिरण, बाघ, हाथी, इस प्रकार के भी चित्र, जानवरों के चित्र जो है हम लोगों को मोहरों पर प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के अंदर। तो सिंधु सभ्यता के अंदर अंतिम पड़ाव में हम लोग बात कर सकते हैं कि ये इतनी सुंदर और सभ्य जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वो अचानक से एकदम कैसे समाप्त हो गई। तो इसके पतन के कुछ कारण हम लोग देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों की बात करें तो पहला कारण आपके सामने आता है बाह्य आक्रमण। दूसरा कारण आता है बाढ़। तीसरा कारण आता है प्रशासनिक शिथिलता। और चौथा कारण आता है जलवायु परिवर्तन।
और पांचवा कारण आता है जलवायु परिवर्तन और महामारी या मलेरिया। ये चार कारण जो है हमें सिंधु सभ्यता के पतन को दर्शाते हैं। तो बाह्य आक्रमण, ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों पर आर्यों का आक्रमण हो गया था और इस कारण से यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन मार्शल मेके और मेके। इसके बाद में बाढ़, कि सिंधु सभ्यता में बाढ़ आ गई थी, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे फेयर सर्विस मेके और ये प्रशासनिक शिथिलता के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई कि यहाँ का केंद्रीय प्रशासन कमजोर था, ऐसा कहने वाले हैं M.R. साहनी। इसके बाद में आता है जलवायु परिवर्तन, कि नदियों ने अपने मार्ग बदल दिए और मार्ग बदल जाने के कारण वहाँ पर सूखा पड़ गया और इस कारण से ये सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा कहने वाले हैं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। इसके बाद में कहते हैं महामारी या मलेरिया, कि यहाँ पर बहुत भयंकर महामारी फैल गई थी और मलेरिया फैल जाने के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा कहने वाले हैं इतिहासकार जिनका नाम है केनेडी। तो ये चार कारण हैं। कोई कहता बाह्य आक्रमण से, कोई कहता बाढ़ से, कोई कहता प्रशासनिक शिथिलता से, कोई कहता जलवायु परिवर्तन से और कोई कहते हैं कि मलेरिया के कारण ये सुंदर जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई। चाहे कोई भी कारण रहा हो, बाढ़ रहा हो, जलवायु परिवर्तन रहा हो, तो ये सब कारण हमें बताते हैं कि कुछ भी हो, ये एक सुंदर और सुशील जो सभ्यता थी वो एक पड़ाव में समाप्त हो गई, जो हमें बहुत दुख है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज भी 5000 साल पहले हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इतना सुंदर नगर नियोजन जो विश्व में और कहीं नहीं देखने को मिलता है, हमारे भारत देश में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले भी हमारा देश बहुत विकसित देश था, जहाँ पर इस प्रकार की सुंदर सभ्यताएं वहाँ पर मौजूद थी। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है और मैं आप सभी को यही कहता हूँ कि इन वीडियो को देखें, समझें और नहीं समझ आए तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछें। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।